अक्षय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं, आपने बहुत रिसर्च की है एक बहुत बड़ी वेबसाइट लल्लन टॉक के लिए, और वो देश की सबसे बड़ी यूट्यूब की वेबसाइट है, लोग लगातार देखते रहते हैं। जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, इस पे आपने भी आप बड़ी बारीक निगाह रही है आपकी, क्या देख रहे हैं, क्या राजनीति का क्या द्वंद कहां तक जाएगा और क्या होगा अरविंद शर्मा का? कि अरविंद शर्मा की बात कहने से पहले मैं शरद जी की एक बात पर जाना चाहूंगा। शरद जी ने कहा कि मोदी जी के योगी जी के ट्वीट की बात की। योगी जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शन और मार्गदर्शक शब्द को लेकर क्या धारणा है? अगर योगी जी का इशारा उस मार्गदर्शक या मार्गदर्शन शब्द की तरफ था तो बहुत गहरे निहितार्थ निकलते हैं, या फिर उन्होंने भले मन से कहा हो, तो जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसे वैसी ही बात है। अब मैं आता हूँ, अशोक जी शायद बेहतर समझ रहे हैं इन चीजों को। और अब मैं आता हूँ अरविंद शर्मा जी पर। अरविंद शर्मा जी के साथ पहली जो परिस्थितियां हैं वो एक ये है कि वो ब्यूरोक्रेट थे। एक ब्यूरोक्रेट को यूपी भेजने का मतलब ही था कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये समझ रहा था कि राज्य में प्रशासनिक स्तर पे बहुत बड़ी हीला हवाली है, प्रशासन में समस्याएं हैं। योगी आदित्यनाथ इसमें सक्षम नहीं है कि प्रशासनिक मशीनरी को इतने बड़े स्टेट जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति और चुनावी कौशल के लिहाज से राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर अकेले योगी जी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने भेजा अरविंद शर्मा जी। लेकिन सवाल यही उठता था कि क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर अशोक जी के होम स्टेट महाराष्ट्र को छोड़ दे तो गृह मंत्रालय और डीओपीटी जैसे मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार होगा? 43 विधायकों के बावजूद क्या नीतीश कुमार ने भाजपा को गृह मंत्रालय दे दिया? नहीं दिया। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो अपने बगावती तेवर के लिए जाना जाता रहा है, कई बार भाजपा से अलग कैंडिडेट भी उन्होंने पूर्व में खड़े किए हैं अलग अलग चुनाव में, तो वो गृह मंत्रालय और डीओपीटी जैसे कार्मिक विभाग जैसे विभाग दे देंगे किसी दूसरे को? जहां तक अरविंद शर्मा जी के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात है, तो अरविंद शर्मा का पॉलिटिकल फ्यूचर फिलहाल इन परिस्थितियों में मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुआ है जो आमतौर पे होता नहीं है, और ये हो सकता है कि 2004 के फील गुड और इंडिया साइनिंग वाले ब्लंडर की तरह हो। और आप लोग चूंकि वरिष्ठ पत्रकार है, एक बात पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि हिंदुत्व की जो लहर इंडिया में कभी भी चली है या चलाई जाती है, जिस ब्रांड हिंदुत्व, कथित हिंदुत्व की बात होती है, वो हमेशा किसी पिछड़े वर्ग के नेता के नेतृत्व में ही संभव हो पाती है। चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो गुजरात में या केंद्र में नरेंद्र मोदी रहे हो, या 2003 में उमा भारती रही हो मध्य प्रदेश में, किसी सवर्ण बिरादरी से आने वाले नेता के नेतृत्व में हिंदुत्व की लहर को कभी भी आप कामयाब नहीं बना सकते। कामयाब अगर आप बना पाते तो योगी का नाम निश्चित तौर पे 17 के विधानसभा चुनाव खत्म होने तक दबा कर नहीं रखा जाता, पहले ही उसे घोषित किया जाता। इस चीज को हर आदमी समझता है, एक समाज और राजनीति की एक मामूली सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी समझता है कि 7 अगस्त 1990 की जो वीपी सिंह कैबिनेट की मीटिंग थी और मंडल आयोग की अधिसूचना थी, उसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई पूरी तरह से। और उस बदले हालात में और कोई योगी आदित्यनाथ को या किसी और सवर्ण नेता को हिंदुत्व के आइकन के तौर पे पेश करके विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश करता है, तो इससे बड़ी राजनीतिक भूल मैं नहीं समझता कि कोई और होगी। अरविंद शर्मा जी के लिए क्या, अरविंद शर्मा जी को तो प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पे स्कोप नहीं बनेगा तो कहीं नीति आयोग में ले जा करके प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पे ले जाके, जैसे उन्होंने पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा के लिए बनाया, कहीं ना कहीं तो उन्हें एडजस्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अक्षय जी, जो आपके आंकड़े की आपकी बातें बहुत वजन लगा, और अशोक जी ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी वो मेरे लिए बड़े ताज्जुब है। अशोक जी आमतौर पर इतने जल्दी अप्रिशिएट करते नहीं है वानखेड़े जी, लेकिन आपकी बात आज बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ 8-10 महीने बाद तस्लीम अक्षय जी? देखिए, मुझे जो लग रहा है वो यही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में हिंदुत्व की लहर जो बनाने की कोशिश भरपूर होगी वो काम नहीं करेगी। काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इस तरह की लहर कभी कभार चलती है, और मैं ये बात अब भी मानता हूं कि 2019 का जो चुनाव था, 14 में मोदी के लिए एक जज्बा था लोगों में। आप सड़क पे निकल जाते तो लोगों में था वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी कोई एक सो कॉल्ड गुजरात मॉडल जिसको बेचा जा रहा था उसके प्रति लोगों में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। लेकिन जब आप 2019 में आते हैं
तो वोट देने वाला जो मैक्सिमम वोटर था, वो वोटर ये कह रहा था कि मोदी को चलो मान लिया, मोदी को नहीं दे तो दे किसे, कोई दिख भी तो नहीं रहा। तो इस मानसिकता से 2019 में वोटिंग हुई है ज्यादातर, यहाँ कोई वैसी लहर नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, योगेंद्र यादव जी को मैंने किसी डिबेट में एक दिन सुना था, उन्होंने कहा था कि इस देश में बीजेपी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा रोल 2019 में कांग्रेस पार्टी का था। वो ना अपोजिशन का स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि दूसरा कोई पनप सके, और ना ही वो उस भूमिका को ढंग से निभा पा रहे हैं, दोनों जगह वो फेल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल है, उसे हराया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, बशर्ते जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे, वो पोस्ट मंडल एरा के सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखे। आज भी कांग्रेस को वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे 71 के चुनाव में चलाया जा रहा था, जैसे 80 में चलाया जा रहा था, जैसे 84 में चलाया जा रहा था। अब 90 के बाद आप वैसे नहीं चला सकते। भारतीय जनता पार्टी को भी नरेंद्र मोदी पर आना पड़ा। अब आप सब लोग इस बात पे तो सहमत होंगे कि नरेंद्र मोदी भले ही दूसरी बार सत्ता में आ गए हो, लेकिन उनका राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, निश्चित तौर पे नहीं हो सकता। उतना लंबा संसदीय अनुभव, एक स्वीकार्यता सभी दलों के बीच में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी 182 से ऊपर नहीं जा पाई थी लोकसभा में, जो नरेंद्र मोदी के साथ संभव हो गया। और ये वैसे ही संभव हुआ जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में जो भाजपा ने 91 के चुनाव में मंडल के बाद जब हाथ पांव फूल गए तो एक मंडल और कमंडल का कॉकटेल तैयार किया कल्याण सिंह को सामने करके। वही प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पे हुआ 2014 में, और उसी का नतीजा है। लेकिन अब उसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और जैसा कि शरद जी ने थोड़ी देर पहले कहा अभी कि ओबीसी वर्ग के क्लासिफिकेशन के लिए, उनके बीच भी वर्गीकरण के लिए, आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक रोहिणी कमेटी बनाई गई है। उसकी अनुशंसाओं को, उनकी सिफारिशों को लागू करने का कार्ड ये लोग खेल सकते हैं। लेकिन मत भूलिए कि अब तक तो सिर्फ यादव ही आपके विरोध में वोट कर रहे हैं। जिस दिन आप दबंग पिछड़ों और अति पिछड़ों में बिहार की तरह विभाजन करेंगे, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, वैश्यों की बहुत सारी बिरादरी जो ओबीसी में है, जो निश्चित तौर पे वो डोमिनेंट बैकवर्ड क्लासेज में काउंट होती है, वो भी आपके खिलाफ जा करके प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। उनका इंटरेस्ट वहां जुड़ जाएगा। और दूसरी चीज, मैं दीपक जी की एक बात से थोड़ी असहमति रखता हूं कि जनता की याददाश्त जनता भूलती नहीं है। जनता भूल जाती है सर, और आसानी से भूलती है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ का एक वाकया सुना रहा हूँ। मैं क्लास 6 या 7 में पढ़ता था और मैं अपने होम टाउन में था, बिहार में। और आपको याद होगा कि 96 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यूनाइटेड फ्रंट के लोग, एक तरफ बीजेपी दावा पेश कर रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमें मौका मिलना चाहिए, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, और एक तरफ यूनाइटेड फ्रंट के लोग वीपी सिंह के दरवाजे में बैठे हुए थे कि आप नेता बन जाइए, जिसे उन्होंने डिनाई किया था। वो घर के पिछले दरवाजे से निकल गए थे। कई दिनों तक ये एपिसोड चला था, शायद आप में से सब याद होगा जी। तो उस समय मैं अपनी आंखों देखी एक घटना बता रहा हूं। संघ से जुड़े हुए एक चाय दुकान पे मैंने अपने होम टाउन में देखा था, संघ से जुड़े हुए एक ठाकुर और एक ब्राह्मण अपनी अपनी बिरादरी के नेता के लिए लड़ पड़े थे। वो मंडल कमीशन भूल गए थे कि वीपी सिंह ने दिया था उस मंडल कमीशन को, और उसका फल वो भोग रही है। एक तथाकथित जो सवर्ण जातियां हैं, सवर्ण समाज है, वो भोग रहा है। वो भूल गए थे, वहां उनकी कास्ट प्राइड सबसे आगे आ गई थी कि क्यों नहीं बनना चाहिए वीपी सिंह को, उन्हें जरूर बनना चाहिए, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। तो ये जनता की याददाश्त होती है, जनता आसानी से चीजों को भूलती है। उत्तर प्रदेश की जहां तक हालात है सर, ये चुनाव विशुद्ध रूप से कास्ट इक्वेशन पे होगा। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कहता हूं कि यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पूरब आप बढ़ेंगे, अगर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण के खिलाफ ठाकुर, भाजपा के ब्राह्मण के खिलाफ ठाकुर और भाजपा के ठाकुर के खिलाफ ब्राह्मण कैंडिडेट का प्रयोग कर दिया विधानसभा सीटों पर इस तरह के समीकरणों के साथ, तो ये 2007 में जैसे मायावती ने सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया था, उस प्रकार का रिजल्ट आएगा। कोरोना की बदइंतजामी जो दूसरी लहर की खास करके हुई है, यह विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार की नाकामी है। ज्यादातर 25% में आप राज्य सरकारों को रख सकते हैं, 75% नाकामी केंद्र सरकार की है। क्योंकि साल भर में आपने कुछ नहीं किया। अगस्त सितंबर में आपको व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट थी रूस की, वो वैक्सीन देने के लिए स्पुतनिक तैयार थी, आप उसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल खड़े कर रहे थे। क्या हो रहा था? आज उसी स्पुतनिक को आप चांस दे रहे हैं इंडिया में। अगर वो समय पे वैक्सीन आ गई होती और जब उनके पास दुनिया भर का टेंडर हो गया
तो पहले वो जिनका टेंडर लिए उनको देंगे, आपको देंगे, आपको टेक्नोलॉजी शेयर कर दी, आप खुद बनाइए। ये चीज, ये बदइंतजामी हुई है। लेकिन एक छोटी सी बात जिस आधार पे मैंने ये बात कही थी दीपक जी, मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा। मेरे रिश्तेदार जो गोरखपुर जिले की, चूंकि मैं सीमावर्ती जिले से आता हूँ बिहार से, तो रिश्तेदारी हमारी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में है, जिनके घर में मौतें हुई है कोरोना से, वो सिर्फ इस आधार पर योगी जी का समर्थन कर रहे हैं कि योगी जी उनकी बिरादरी से आते हैं, जिनके घर में मौतें हुई हैं। तो ये नॉर्थ इंडियन साइकी है। अब देखिए उनकी तो सरकारी है, तो क्या भारी पड़ जाती है। ये अभी मुझे लगता है अभिषेक के नतीजे जब आएंगे 2022 में, तब हम ये देखेंगे कि या कोविड मार गया या फिर जान बचा गई। नहीं बचा पाएगी, दोनों स्थितियों में कटना है। भारतीय जनता पार्टी को दोनों स्थितियों में कटना है। ना तो फाइनल एक लाइन कहना चाहता हूं, सरकार का कोई 5 साल की उपलब्धियां केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उस डबल इंजन का नुकसान भी है भाई। बस एक कहूंगा, अभिषेक जी की बात एकदम, देखिए